రెడీ అండి. రైట్, గుడ్. స్టార్ట్ చేసేయచ్చండి. ओके, నువ్వు చెప్పు. नमस्कार साथियों, जैसा कि लोग जान रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के 100 के अवसर पर तय किया है कि हम भी जिस तरह की स्थिति है, हालात हैं, गैदरिंग नहीं हो सकती है, किसी तरह सम्मेलन नहीं किए जा सकते हैं, तो तमाम योजनाओं के बावजूद एक स्थिति रही कि हम पार्टी ने तय किया फेसबुक लाइव, सोशल मीडिया के जरिए के ऐतिहासिक और स्वर्णिम जो संघर्ष का इतिहास रहा है और जिसकी आज सख्त जरूरत है कि उसे हम नए भविष्य को भी, नए युवाओं को, जो युवा हैं उनको सबको में जाना जरूरी है। यही सब कर तय किया था कि हम लोग देश भर में इस पर आयोजन और उनके इतिहास पर, उनके दास्तान पर और आगे के हमारी योजनाओं इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो इसका दिल्ली राज्य कमेटी के ये पहला आयोजन है जिसका उद्घाटन कॉमरेड सीताराम येचुरी जो महासचिव उनके द्वारा होगा। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी का कि वो आए और वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया कॉमरेड राजीव। और आप सबको जो भी यहाँ पे सुन रहे हमारे कॉमरेड साथी, आप सबको मेरा लाल सलाम, मेरा नमस्कार। जैसे कि कहा गया, इस महामारी के चलते हुए जिस तरीके से हम मनाते हैं हमारी शताब्दी के अवसर पर जो तय किया था पार्टी की केंद्र कमेटी ने पिछले साल, उस तरीके से ये योजना नहीं हो पा रही थी। तब केंद्र कमेटी ने तय किया कि इसी माध्यम से, अब यही एक माध्यम है जो एक दूसरे तक पहुंचने का, इस माध्यम से इस कार्यक्रम को हम ये आखिरी हफ्ते 11 से 17 तारीख तक पूरे देश भर में हर इकाई अपना इसको मनाएगी। इस उद्देश्य से आखिरकार एक शताब्दी का मनाने का मतलब क्या है? सिर्फ यही याद दिलाने की बात नहीं है कि 100 साल पुराने हैं हम, बिल्कुल है, लेकिन इस 100 साल का हमारा एक सुनहरी अक्षरों में हमारी देश की चरित्र के अंदर ये लिखा गया है कि कम्युनिस्ट आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही है, क्या त्याग है उनके, जिस तरीके से उनके जो शहीद जो हुए देश की आज़ादी के संघर्ष में और उसके बाद एक वर्तमान आधुनिक भारत के निर्माण में, इन सभी पहलुओं में एक बहुत ही एक सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है कम्युनिस्टों का योगदान। ये बात रही। अगले 3-4 दिन आप कई पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जब शताब्दी हम मना रहे हैं, इसके अंदर हमें 2-4 चीजें को ध्यान में रखनी होगी। मैं ये नहीं चाहता कि आज हम आपके साथ कुछ ऐसे बातचीत करें जहां पर हम कोई एक अध्यापक के जैसे अलग अलग चरणों में पार्टी का क्या भुगतान रहा है, क्या योगदान रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं, लेकिन इन चरणों में क्या है मुख्य सवाल जिसके ऊपर कम्युनिस्टों की जो विचारधारा रही और उनका जो सोच रहा और जिस तरीके से नियम वो देश के सामने रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जिसके आधार पर बहुत बड़े बड़े संघर्षों की नेतृत्व किया है, ये सभी चलते हुए देश के एजेंडे में परिवर्तन किस तरीके से आई। और ये बात प्रासंगिक है आज की परिस्थितियों के लिए भी। इसीलिए इस तरीके से हमारे इतिहास के बारे में जानना मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा आज के दिन जो हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, उसके लिए हमें मदद मिलेगा। पहली बात तो ये है, स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में, यानी आज के हिंदुस्तान से बाहर। और ये ज़रूरी उस समय इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत जब से रूस की क्रांति हुई 1917 में, उससे पहले ही जब से ये साम्यवाद का जो विचारधारा सिद्धांत जो दुनिया के अंदर जिसका असर फैल रहा था, उस असर के ऊपर अंकुश लगाना, रोक लगाना
उसको ना बढ़ने देना, इसके लिए पूरी की पूरी कोशिश रही उनकी। जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं रूस के क्रांति से पहले भी देश के अंदर, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो हिस्सेदार रहे हैं, उन सब के ऊपर एक कठोर किस्म की दमन ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जब रूस की क्रांति का सफलता हुआ, उससे प्रेरणा लेकर कई सारे लोग जो है जाना चाह रहे थे समाजवादी रूस में, और मॉस्को पहुंच के वहां पर कॉमरेड लेनिन सबसे मिलने की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थी। कई लोग निकले, कुछ लोग पहुंचे भी, कुछ लोग मिले भी कॉमरेड लेनिन से। ऐसे जो बाहर से जो लोग आए, जो गदर पार्टी के थे, जो गदर पार्टी जो अमेरिका कनाडा से जब उनको वापस ले आकर ब्रिटिश वालों ने दमन किया था, उनमें से कई सारे जिनको मुहाजिर कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। और उनमें से एक गुट 7 लोगों का मिलकर पार्टी का स्थापना 1920 में ताशकंद में किया था। स्थापना हुई 1920 में, लेकिन आज उसके बारे में भी चर्चा है। सीपीआई के साथी कहते हैं कि नई स्थापना हुई थी 1925 में, लेकिन इस बात का प्रमाण ये है कि 1920 में स्थापना हुई थी कि 20 के बाद जितने भी कांग्रेस के जो सालाना जो सेशन होते थे, जिसको एआईसीसी सेशन कहते थे, उसके अंदर कम्युनिस्ट की भागीदारी भी थी। और 1921 में अहमदाबाद में जो सेशन हुआ था, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक मैनिफेस्टो वहां पे बांटा गया था। और मैनिफेस्टो का मतलब क्या था कि देश की राष्ट्रीय आंदोलन का एजेंडा क्या होना चाहिए। और ये काम लगातार 1921 से लेकर 1926 तक गुवाहाटी में जो हुई थी, तब तक वहां तक ये जो है मैनिफेस्टो हर साल कम्युनिस्ट पार्टी दिया करती थी। और 1921 में अहमदाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक प्रस्ताव पेश किया गया था एआईसीसी सेशन में, वो संपूर्ण स्वराज का, संपूर्ण स्वतंत्रता का पहली बार कोई आवाज उठा तो वो उठा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। और उस प्रस्ताव को पेश किसने किया उस सेशन में? एक थे कॉमरेड मौलाना हसरत मोहानी और दूसरे थे कॉमरेड स्वामी कुमारानंदा। एक मौलाना, एक स्वामी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से संपूर्ण स्वतंत्रता की एक प्रस्ताव रखते हैं, जो गांधी जी उस समय नहीं माने, आखिर में माने थे 1929 में लाहौर में, जब पूर्ण स्वराज का नारा राष्ट्रीय आंदोलन ने दिया था। लेकिन तब से लेकर ये कम्युनिस्ट आंदोलन की योगदान रही है कि वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश हुकूमत को देश से उखाड़ फेंकना जरूरी है। और इसके लिए पूरी की पूरी कोशिश, और सभी जनता के साथ जो काम करते हुए, संघर्षों को मजबूत करते हुए जो काम किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, वो इसी दृष्टिकोण से था कि हमें जो है ये पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके चलते हुए उस समय 1920 के बाद, स्थापना के बाद, जब देश भर में जलियांवाला बाग के बाद वो जो कांड हुआ जलियांवाला बाग में, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत अपना डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, यानी एक तबके को अपने देश की जनता में से दूसरे तबके के साथ लड़ाई करवाना, जिसके चलते हुए सांप्रदायिकता बड़ी तेजी के साथ बढ़ी, वो जो उनकी जो रुझान थी उसको और मजबूत किया। कई सारे सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और वो दंगे जब उस समय हो रहे थे तो एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से वो खुलेआम एक चिट्ठी लिखते हैं देश के आवाम के सामने कि देखिए, जो मेहनत कश जनता है जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जो भी, जिसके ऊपर भी जो शोषण हो रहा है, ये सभी शोषण वो जो शोषित वर्ग जो करवा रहे हैं, इस शोषण के खिलाफ एकजुट होकर हम जब लड़ेंगे, वही है समाधान सांप्रदायिकता का और इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। यानी आपकी वर्गीय एकता, इस वर्गीय एकता को मजबूत करना, वो एक हथियार है सांप्रदायिकता के खिलाफ। ये बात 1922, 1923 में
कम्युनिस्ट पार्टी देश की आवाम के सामने रखकर उसके आधार पर लोगों को लामबंद करके संघर्षों में उतर आ रही थी और शांति के लिए पूरी जगह पर प्रयास किया। लेकिन ये काम पूरी तरीके से होने नहीं दिया ब्रिटिश हुकूमत। रूस के क्रांति से पहले ही, जैसे मैं कह रहा था, गदर पार्टी के जितने भी साथी थे क्रांतिकारी जो वापस अपने देश में आ रहे थे, उनके ऊपर एक षड्यंत्र का केस बना दिया। 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस, कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से 5 कॉन्स्पिरेसी केसें उन्होंने लगाया कि पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, यानी षड्यंत्र एक ही साजिश के नाम से। लेकिन उसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन के ऊपर पार्टी के गठन होने के बाद 1920 के बाद जब गठन हुई थी, उसके बाद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1923 और 24 में, और मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस सबसे मशहूर। ये मार्क्सवाद के विचारधारा, सिद्धांत और उसके चलते हुए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की साजिश जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी की थी, उस साजिश के खिलाफ कई सारे हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके 3 साल लगातार ये मेरठ का जो कॉन्स्पिरेसी केस का ट्रायल चला। यानी स्थापना होने के 20 के बाद 1934 तक ब्रिटिश दमन और ब्रिटिश की ये इस तरीके की रिप्रेशन के शिकार होते हुए कई साथी शहीद हुए, कई साथी जेले गए, लेकिन उसके बावजूद इस लाल झंडा को फहराते रहे हैं। और 1934 में पहली बार, तकरीबन 15 साल बाद स्थापना के, पहली बार जो है ये केंद्र बनी कम्युनिस्ट पार्टी की, और एक केंद्र और हेडक्वार्टर्स और सेंट्रल कमेटी के आधार पर काम करने लगी, शुरू हुई है 1934 में मुंबई से, आज के मुंबई से, उस समय बॉम्बे था, बॉम्बे के हेडक्वार्टर से। तो ये दमन का भी शिकार और इस सब को सहते हुए, इस सब का सामना करते हुए जनता के साथ संपर्क जो है कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती गई। उस समय जब पार्टी का गठन हुआ था 1920 में, सभी जानते हैं, जो भी अपने देश के इतिहास जानता है थोड़ा बहुत, कि देश को का बंटवारा ब्रिटिश हुकूमत ने किया था 4 प्रेसिडेंसियों में, 4 भागों में। एक था लाहौर में, एक था कलकत्ते में, जो कलकत्ता जो उनकी राजधानी थी ब्रिटिश की, 1911 से पहले कलकत्ता था उनकी राजधानी, उसके बाद दिल्ली में आई। लेकिन एक कलकत्ता की प्रेसिडेंसी, लाहौर प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन चारों भागों में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश की को गुलामी के जंजीर में बांट के रखा था। लेकिन इन चारों प्रांतों में ही कम्युनिस्ट विचारधारा पहुंच चुकी थी। अलग अलग तरीके से कम्युनिस्ट वहां पर आयोजित होकर काम कर रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोई संपर्क में नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी के गठन होने के बाद 1920 में प्रयास वो छोटी पार्टी और एम एन रॉय ने किया, जहां पर उन्होंने चिट्ठियां लिखकर अपने कॉमरेड मुजफ्फर अहमद को कलकत्ते में, जो जिनके नेतृत्व में वो स्थापना, जो कलकत्ता का जो ग्रुप जो कम्युनिस्ट पार्टी का था वो चल रहा था, कॉमरेड डांगे बॉम्बे के अंदर, कॉमरेड सिंगारवेलु चेट्टियार आज के तमिलनाडु यानी मद्रास के अंदर, और कानपुर के अंदर जो एक बहुत बड़ी मजदूर वर्ग का एक सेंटर था उन दिनों में, सबसे ज्यादा कारखाने और सबसे बड़ा मजदूर वर्ग वहां पे था, जो लाहौर प्रेसिडेंसी के साथ जो जुड़ी हुई थी। इन सब को जो है इन सब को इकट्ठा करने की प्रयास में वो कामयाब हुई है 1925 में। और 25 में होता है एक कन्वेंशन, कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, यूनिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसको आज सीपीआई मानता है कि वो है जन्म कम्युनिस्ट पार्टी का। ना अगर कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में पैदा नहीं होता तो कम्युनिस्ट पार्टी का ये यूनिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस जो है, यानी इकट्ठा होने का कॉन्फ्रेंस जो है, वो 25 में हो नहीं पाता। ये प्रयास करते हुए 1925 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद जैसे मैं कह रहा था, ये पूरे कॉन्स्पिरेसी केसेस में इन सबको सहते हुए 1934 से कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय तक के आधार पर एक केंद्रीय स्तर पर काम करना शुरू किया देश में। लेकिन ऐसे समय पर
इतिहास के अलग अलग पन्नू हम कह सकते थे, मैं बता सकता हूँ, मतलब ये तो किताबों में है, सब जगह पे है, लिखी है, आपको भी ये पूरा मटेरियल मिलेगा। लेकिन इस इतिहास में से चुनकर कुछ चीजें निकालिए जो जो हम समझते हैं कि आज की परिस्थिति में भी प्रासंगिक। उस दिशा में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रही थी, जैसे मैं बताया था 1920 से लेकर 1929 तक, जो जिस तरीके की समझ के अंदर सफाई नहीं थी कि पूर्ण स्वराज की जरूरत है और उस पूर्ण स्वराज के लिए काम करेंगे, उस दरमियान 1920 के दशक में ही ये उथल पुथल हो रही थी एक सिद्धांतिक विचारधारात्मक राष्ट्रीय आंदोलन में। और इस उथल पुथल का मुख्य एक सवाल उभर के आया कि आजाद हिंदुस्तान का, यानी आजाद भारत का चरित्र क्या होगा। क्या ये भारत जो हम ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के बाद जो आजादी जो हमें मिलेगी, उसके अंदर किस तरीके की भारत का रचना होगी, आधुनिक भारत का और आजाद भारत का मतलब क्या। इस सवाल के जवाब में 3 व्यूह पैदा होके उभर आए। क्योंकि 1920 की दशक भी देखिएगा, 20 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, 25 में कानपुर का कॉन्फ्रेंस होता है, 25 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, आरएसएस का, और 28 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू कमीशन की रिपोर्ट आती है, जहां पर ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस का रुझान वो सामने रखते हैं, ये कहते हुए कि आजाद भारत का चरित्र होगा एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य। ये स्वाभाविक था, जिस तरीके से विविधता है हमारे देश में, वे विविधता सिर्फ किसी एक पहलू के साथ ही विविधता नहीं है, भाषाओं में है, संस्कृतियों में है, धर्मों में है। हमारे देश के अंदर जो विभिन्न प्रांतीय बंटवारों में है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, इतने सारे अलग अलग जो जो विभिन्नता है अपने देश के अंदर, इस सबको जोड़ते हुए एक ऐसा देश जिसकी एकता और अखंडता को हम मजबूत रख सके आजादी के बाद, ये तभी संभव होता अगर एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य के रूप में अपनी राजनीतिक ढांचा हम बना पाते। ये व्यू था उस समय की नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन की, जो कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी। लेकिन इससे भिन्न एक व्यू था कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्टों का व्यू क्या था अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की, कि सही बात है कि धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य ही राजनीतिक ढांचा है जिसके आधार पर आजाद भारत का बनता है और आधुनिक भारत बन सकता है, लेकिन वहीं तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। ये राजनीतिक आजादी हम हासिल करेंगे, उस राजनीतिक आजादी हर इंसान, हर नागरिक के आर्थिक आजादी के रूप में बदलना, तभी ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य भी, उसकी स्थिरता भी मजबूत होगी। अगर ये काम अधूरा रह गया कि आर्थिक आजादी हम नहीं दिला पाएंगे, तब यही ढांचा, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य का ढांचा जो है, उसके अंदर घोर तरीके की अस्थिरता पैदा होगी और उसको बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उभर आएगा। ये चेतावनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय दी। तब से नारा जो कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है कि आर्थिक आजादी अगर सबको मिलना चाहिए तो वो होगा समाजवाद के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो समाजवाद का जो नारा जो उभर कर आया इसी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, एक हमारी कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ जुड़ी हुई, सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है समाजवाद। लेकिन आज भारत की उस समय की प्रासंगिक परिस्थितियों में यही एक ही प्रासंगिकता रही कि ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य राजनीतिक आजादी से शुरू होते हुए आर्थिक आजादी तक पहुंचना है, वो है समाजवाद। और जब तक ये नहीं होगा, अस्थिरता फैलेगी इसी ढांचे। और ये बात सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी अलग विचार थे कम्युनिस्टों के बारे में, जो भी उनके अलग रुझान थे, कई सारी बातें थी जिसके अंदर कम्युनिस्ट जो कह रहे थे और बाबा साहेब जो कह रहे थे उसके अंदर बहुत बड़ी मिलन थी। साथ मिल के दोनों मिलके कई सारे जन आंदोलन में भी शामिल थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब ये
हमारे संविधान का दस्तावेज का प्रस्ताव करते हुए कहा कि आप हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, वो पेश करते हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि इस संविधान के अंदर जो राजनीतिक ढांचा हमने बनाया, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य, जिस राजनीतिक ढांचे के अंदर हम सबको बराबरी का गारंटी देते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये बराबरी का गारंटी हम सबको देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जिस उस समय 1947 और 50 के दरमियान बहुत सारे देश जो गुलाम देश थे, जो आजाद हो रहे थे, उनमें से किसी में, और वो क्यों, बड़े विकसित पूंजीवादी देशों के अंदर भी ये अधिकार नहीं था कि सबको बराबरी की अधिकार मिलेगी वोट डालने का, और हर एक वोट का एक मूल्य होगा। बाबा साहब ने कहा कि हर इंसान को एक वोट और हर वोट का एक मूल्य। लेकिन उन्होंने चेतावनी क्या दी? हर वोट का एक मूल्य किया, हर इंसान को एक वोट दिया, लेकिन हर इंसान का एक मूल्य जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, हमारी सामाजिक और आर्थिक जो भेदभाव है, जब जल्द से जल्द इस व्यवस्था को हम नहीं बदलेंगे, तो ये जो ढांचा हमने खड़ा किया इतनी मेहनत के साथ, ये ढांचे को ही उखाड़ फेंकेंगे लोग, जब तक इस अंतर्विरोध को दूर नहीं करोगे आप कि आर्थिक और सामाजिक पैमाने पर बराबरी नहीं, लेकिन वोट के पैमाने पर आपकी बराबरी एक मूल्य है। तो ये एक मूल्य हर इंसान का होना चाहिए, जो लक्ष्य कम्युनिस्ट पार्टी की रही, वही बात वो भी कह रहे थे। अब ये दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों के व्यूहों के बीच में एक किस्म का साथ चलने का और टकराव का भी भावना था। लेकिन इन दोनों व्यूहों के, कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का, उससे विभिन्न एक तीसरा व्यू उभर कर आया उसी दशक में 1920 में, और वो व्यू ये था कि आजाद भारत का नक्शा, चरित्र वो तय करेगा कि वहां के लोगों की धार्मिक आधार क्या है। और इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए भाई पैदा हुए, इसी व्यू के साथ जुड़े हुए। एक तरफ से मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात उभर कर आई कि एक इस्लामिक देश होनी चाहिए भारत। दूसरी ओर से आरएसएस का अपना व्यू आया था कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, आजाद भारत। और ये दो मजहबों के बीच में दो देश जो है आज के एक ही भारत के अंदर, ये बात सबसे पहले सावरकर साहब रखते हैं। जिन्ना साहब के 3 साल पहले सावरकर साहब ने कहा कि आज भारत के अंदर दो देश हैं, एक मुसलमान की उनकी देश और एक हिंदुओं की देश। और इसी बात को जिन्ना साहब 3 साल बाद कहते हैं, जिस बात को फिर सावरकर साहब दोहराते हैं। और सावरकर साहब ही थे जो उन्होंने किताब में लिखकर ये शब्दावली हिंदुत्व की रचना की। तो यानी पूरी की पूरी कोशिश उस समय से, अफसोस की बात, इतिहास हमें बताता है, अपनी भी पीढ़ी जो आज़ादी के बाद पैदा हुई, देश के बंटवारे के बाद पैदा हुई, यही सोच को लेकर देश का बंटवारा होता है ब्रिटिश हुकूमत की बहुत मदद से, और बंटवारा चलते हुए पाकिस्तान की पैदाइशी होती है। और इस बंटवारा के चलते हुए और इस व्यू के चलते हुए कि मजहब के साथ राजनीतिक ढांचे को जोड़ने का, उस व्यू को चलते हुए आज तक इन 70 सालों में उसका जहर जो है आज तक हम लोगों को भुगतनी पड़ रही। यानी इस पिछले 70 साल के अंदर जो भी हमारे देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन, बड़े बड़े संघर्ष, जन आंदोलन, वर्गीय आंदोलन जो बड़े हैं, वो सभी इन्हीं तीनों व्यूहों के बीच में टकराव के चलते हुए बड़े हैं। और आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको भी हम पूरी तरीके से समझ पाते हैं जब हम समझेंगे ये टकराव है सिद्धांतिक, विचारधारात्मक और व्यवहार में, ये टकराव है आपके इन तीनों व्यूहों के बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में
सवाल उभर कर आया और कम्युनिस्ट आंदोलन की एक बहुत बड़ी योगदान, एक और पहलू के हिसाब से आप इसको अंदाज लगाइएगा। इस पूरे दौरान ये विचारधारा संघर्ष चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों के साथ जनसंपर्क को मजबूत करते हुए, शोषित वर्गों को आकर्षित करते हुए, उनको लामबंद करते हुए जो जन आंदोलन किए, वो हमारे देश के एजेंडे पे ऐसे सवाल ले आए तो शायद वो नहीं आते अगर कम्युनिस्ट नहीं होते और कम्युनिस्ट के और जन आंदोलनों की ये प्रभाव नहीं होती। 3 बातें सिर्फ आप याद रखिएगा, कई सारी बातें। पहली बात, उस समय जब, जैसे मैं पहले कह रहा था, 1920 के दशक से ही जो कौमी दंगे जो हो रहे थे, उसी समय ये बात रुझान कम्युनिस्ट पार्टी ने सामने रखी थी कि आखिर धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बनेगा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ना राजनीति से, ना सरकार से, ना प्रशासन से। हर व्यक्ति का धार्मिक आधार की संरक्षण करेगी सरकार, संविधान उसकी गारंटी करेगी, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ना प्रशासन का कोई धर्म होगा। तो ये जो, जब तक ये स्पष्ट रूप से बंटवारा नहीं होगी, पार्टी ने कहा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कि हम जो है धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षा से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन उसके विपरीत जो व्यवहार आई, जो आजादी के बाद भी उसी तरीके से जो चलती रही, कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार। जब सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार की बात करोगे आप, जाहिर है जो बहुमत में जो लोग हैं, जिस एक धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रभाव जो है और ज्यादा बढ़ेगी। कम्युनिस्टों ने स्पष्ट रूप से कहा था जो बात उसी दौरान हमारे अमर शहीद जो भगत सिंह है, उन्होंने भी दोहराया था। कई सारी ये बातें उन्होंने खुद अपनी परिभाषा में उन्होंने ही इनको बहुत पॉपुलराइज किया था, लोगों तक पहुंचाई थी। लेकिन ये बात कम्युनिस्टों ने कहा, वो क्या था? आखिर धर्म क्या है? धर्म एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में एक पवित्र संबंध। कौन होगा वो परमात्मा? वो सिर्फ ये आत्मा तय करेगी। हमारे जैसे आत्मा ये भी तय करेंगे कि कोई परमात्मा है ही नहीं, हम नास्तिक हैं। लेकिन क्या तय करेगी आत्मा? उसका अधिकार सिर्फ आत्मा को है और किसी को नहीं। कोई भी इसके अंदर हस्तक्षेप करने की ना गुंजाइश है, ना जरूरत है। और जो भी ये आत्मा तय करेगी कौन है उसका परमात्मा, उसकी संरक्षण सरकार और कानून करेगा। और कोई भी उसके अंदर दखलंदाज करके, उसके अंदर छेड़छाड़ी करके उसका इस्तेमाल करना चाहता है अपनी स्वार्थ के लिए, फायदा के लिए, उसके साथ भी संविधान और कानून जो है सख्त कदम उठाएगा। ये हमारे संविधान में आज भी है ये प्रावधान। ये जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध वाली बात थी, इस बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि जो भी तय करेगा, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है। जो भी मानता है कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा, कौन है परमात्मा, उसकी संरक्षण होगी। तो इस आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है, जो मजदूर वर्ग, खेत मजदूर, उस समय बंधुआ मजदूर, जो आपके किसान, इन सब के बीच में जाते हुए जिनके ऊपर शोषण हो रहा था, इन सभी शोषित जनता को इकट्ठा करते हुए उन्होंने कहा कि यही है हथियार। यानी पूरी की पूरी सेक्युलरिज्म को या धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही कम्युनिस्ट पार्टियों ने गहरे रूप से उसके ऊपर असर डाला, जिसका असर आज भी हमारे ऊपर है। तो नेशनल एजेंडा को प्रभावित करने की ये एक बात रही। दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर विभिन्नता इतनी ज्यादा है, कई सारे भाषाएं बोलने वाले हैं, कई सारी संस्कृति, कई सारे परंपराएं, तो आज आधुनिक भारत की राजनीतिक ढांचा किस प्रकार होगी? हर भाषा, हर विविधता को बराबरी का हक और उसके आधार पर
उनके अधिकार मिलनी चाहिए। तो आजादी के बाद भी ये संघर्ष चलती रही है कि क्या आप भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, भाषा के आधार पर आजाद भारत के अंदर राज्यों का निर्माण हो। और इस आंदोलन को चलते चलते आजादी के तकरीबन एक दशक बाद आपके हमारे देश के अंदर भाषाओं के आधार पर राज्य के स्थापना हुआ और इस तरीके से आधुनिक भारत का ढांचा बना। और इसमें बड़े बड़े आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए। आपके आंध्रा में विशाल आंध्रा, जिसके नेतृत्व उस समय वहां के कम्युनिस्ट और खासतौर कॉमरेड पी सुंदरैया के नेतृत्व में थे। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी किताब लिखी थी विशाल आंध्रा के बारे में, यानी सब तेलुगु भाषा बोलने वालों को एकजुट होकर एक राज्य के अंदर आने के लिए। और उसी तरीके से केरला में ऐक्य केरला के नाम पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व उस समय कॉमरेड EMS नंबूदिरिपाद, AK गोपालन, कॉमरेड कृष्ण पिल्लई और कई सारे कम्युनिस्ट नेताओं ने दिया था। बाकी सब भी थे, जाहिर है, सिर्फ कम्युनिस्टों का ही नहीं था आंदोलन, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़ा प्रमुख उसके अंदर योगदान था। उसी तरीके से महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र के नाम से, जिसके अंदर कई सारे लोगों के तत्वों के साथ साथ शामिल हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी, कॉमरेड डांगे उनके लीडर थे। तो इस तरीके से ये जो कंट्रीब्यूशन रही है कम्युनिस्ट आंदोलन की, इसके चलते हुए राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर जो हुआ वो एक बहुत योगदान है। वरना आज की आधुनिक राजनीतिक ढांचा जो हमारे देश का है वो उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो अगर कम्युनिस्टों का योगदान नहीं रहा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू देखिएगा आप, वो थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, आजादी के बीच में देश भर में कई प्रांतों में एक बहुत बड़े पैमाने पर आपके किसान जो संघर्ष जो हुए हैं वो उभर कर आए। इसके अंदर सबसे ऊंचाई पे है वो हथियार लेकर जो पूरा का पूरा संघर्ष 5 साल तक हजारों गांवों को मुक्ति दिलवाई थी। तेलंगाना की जो संघर्ष थी, तेलंगाना में जमीन के सवाल पर, उस सवाल पर जो शोषण के खिलाफ जो काम कर रहे थे, ये संघर्षें जो हो रही थी कई सारे प्रांतों में, जो है अपने अपने अलग अलग राज्य थे, रजवाड़े थे, इनके चलते हुए वहां के राजाओं को, वहां के नवाबों को, उनके ऊपर दबाव पड़ा कि वो आजाद भारत के साथ जुड़े। कम्युनिस्टों की ये बहुत बड़ी योगदान है जो दरअसल नजरअंदाज की जाती है। ये कम्युनिस्ट आंदोलन की जनसंघर्षों के चलते हुए बहुत सारे ऐसे रजवाड़े राज्य जो थे वो पूरे भारत के साथ जुड़े थे। जब देश का बंटवारा हो रहा था, सबके सामने ये एक चॉइस था कि या पाकिस्तान के साथ जाए या भारत के साथ रहे। तो ये जनसंघर्षों का ये योगदान रहा। लेकिन उससे भी बड़ी योगदान ये संघर्षें जो हुई तेलंगाना के साथ साथ पुनः का जो बहुत बड़ा संघर्ष जो हुआ, बहुत बड़ी दमन को सना वहाँ के लोगों ने सहा और ये आंदोलन चली वहाँ पे जमीन के सवाल पर केरला में। उसी तरीके से बंगाल में थिबागा के नाम से, यानी तीसरा भाग जो जमीन जोतता है उसको मिलना चाहिए, इस सवाल के ऊपर बहुत बड़ी आंदोलन चली है, संघर्षें चली है। और उसी तरीके से असम के अंदर जो सुरमा वैली है वहां पर भी भूमि के सवाल पर जो संघर्षें चली है। महाराष्ट्र में आदिवासियों के बीच में जो वर्ली का संघर्ष जो चला, ये सब संघर्षें जो चली है ये ले आए देश के एजेंडे के ऊपर सवाल भूमि सुधार का। अगर जमींदारी एबॉलिशन की एक्ट जो आई, जाहिर है वो लागू नहीं हो रही, क्योंकि जमींदार भी भागीदारी है हमारे देश के शासक वर्गों के साथ, पूंजीपति वर्ग के साथ। लेकिन उसको अगर हमें कानून को ले आना पड़ा तो इन संघर्षों के चलते हुए, यानी देश के अंदर भूमि सुधार की बात अगर आई तो वो आई कम्युनिस्ट के नेतृत्व के संघर्षों के चलते हुए। यानी इन तीनों सवालों पर, धर्मनिरपेक्षता, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और भूमि सुधार और हमारे किसान और ग्रामीण इलाकों की
समस्याओं को नेशनल एजेंडे पे ले आना, कई सारे और पहलुओं के बीच में ये मुख्य बात कम्युनिस्टों की रही। अब इसके बावजूद अगली बात पर चलिए, इसके बावजूद जो प्रचार जो चलता है कम्युनिस्टों के ऊपर क्या है कि देश के आज़ादी के संघर्ष का उन्होंने धोखा दिया, बिट्रे किया था। और खासतौर से वो कहते भारत छोड़ो आंदोलन का सवाल उठाते, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ नहीं दिया था। ये लोग उठा रहे कौन प्रचार? ज्यादातर उठाते हैं अपने आरएसएस और भाजपा के लोग, जिनका कोई योगदान नहीं था राष्ट्रीय आंदोलन में। योगदान की बात छोड़िए, उनका पूरा का पूरा दृष्टिकोण यही था कि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत, ये नहीं कि हिंदू और मुसलमान मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नफरत। अब इसके चलते हुए उनके लिए ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक अड़चन था। उनके जहरीली सांप्रदायिक रुझान के लिए ये मदद करने के लिए उल्टा ये एकता की भावना पैदा कर रही थी, एकजुटता की भावना पैदा कर रही थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में। और इसलिए दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर ही देश की आजादी हासिल कर पाए। अब ऐसी परिस्थिति में उनका कोई योगदान नहीं, लेकिन ये दुष्प्रचार अपने खिलाफ। चलिए, इसके ऊपर बहुत सारा इतिहास है, इसका बहुत सारे डिटेल्स आपको इतिहास की किताबों में मिल जाएगी। लेकिन मुख्य बात क्या है इसके, समझिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का 50वीं साल गिरा, अर्धशताब्दी 1992 में होता है। और उस दिन रात को 9 अगस्त की रात को 12 बजे पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन होता है, जहां पर इस अवसर को मनाए जाने के लिए, और उस स्पेशल सेशन में रात के 12 बजे उस स्पेशल सेशन में उस समय के जो राष्ट्रपति थे देश के, शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने अपने भाषण करते हुए दोनों सत्र लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को और देश को संबोधित कहते हुए वो अपने भाषण में क्या कहते हैं? 1942 में ब्रिटिश हुकूमत के इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स के मुताबिक, वो पढ़ के सुनाते उसको, मुताबिक ये लिखा गया कि भारत के अंदर कम्युनिस्टों का रुझान उसी तरीके से रही है जो सभी जानते हैं कि वो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी है। ये एक चुना हुआ राष्ट्रपति चुने हुए भारत में 50वीं सालगिरह पे लिखित रूप में, आज भी वो वेबसाइट पे पड़ा है ये भाषण, वो स्वीकार करते हैं कम्युनिस्टों का क्या योगदान रहा। और इसके मुकाबले में उसी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, ब्रिटिश के, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या लिखते हैं, उसके अंदर जो रिकॉर्डेड है क्या बात है कि 1942 में संघ के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था के साथ रहे हैं, जुड़े रहे हैं, उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए। अब बताइए सच्चाई क्या है और दुष्प्रचार क्या है? तो ये आज जितने कम्युनिस्ट आंदोलन के जो नेता रहे हैं सभी स्वतंत्रता सेनानी, ये अलग बात है, हमने स्वतंत्र सेनानी के और तामपत्र वगैरह वगैरह कम्युनिस्टों ने लिया नहीं, और सही नहीं लिया, क्योंकि हम देश की आज़ादी के लड़े इसलिए किसी की मेहरबानी करने के लिए नहीं, हम लड़े हैं अपने अधिकार के लिए। और आज भी हम लड़ते हैं किसी भी सवाल पे अपने अधिकारों के लिए, ये नहीं कि किसी को मेहरबान करने के लिए। इसलिए आप जाइए काला पानी में, काला पानी के अंदर जो अंडमान के अंदर जो वो वहाँ पर जो प्रिजन है उसके अंदर जो नाम लिखे गए शहीदों के, और उसके अंदर नाम जिनको गिरफ्तार करके ब्रिटिश हुकूमत वहां पे ले आई, उन नामों के अंदर 80% आपके उस समय यूनाइटेड पंजाब या उस समय यूनाइटेड बंगाल, यहाँ के कॉमरेडों के नाम हैं। ज्यादातर जो कम्युनिस्ट रहे हैं और ज्यादातर वहां से जो निकल आए वो कम्युनिस्ट बने। और इसी तरीके से भगत सिंह के साथ जो रहे, देश की गद्दारी आजादी के साथ कम्युनिस्टों ने की ये दुष्प्रचार। भगत सिंह के साथ ही जो फिर, क्योंकि वो उस समय एडल्ट नहीं थे, बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र की, तो उनको जो गिरफ्तार करके ले गए, जब उनको रिहा किया गया, उनके साथ जो गए जेलों में,
कॉमरेड किशोरी लाल पंजाब के पार्टी के सेक्रेटरीट के सदस्य रहे जब मरते दम तक। कॉमरेड शिव वर्मा उत्तर प्रदेश के सीपीएम के सेक्रेटरीट मेंबर रहे हैं मरते दम तक। और नेताजी की आईएनए के अंदर रानी झांसी की रेजिमेंट की कमांडेंट कॉमरेड लक्ष्मी सहगल, वो कम्युनिस्ट और वामपंथियों के कैंडिडेट रही है देश के राष्ट्रपति के चुनाव में और आखिरी दम तक पार्टी के सदस्य रही है। ये सभी स्वतंत्र सेनानी जो है वो आखिर आकर्षित होकर कम्युनिस्ट आंदोलन में आए क्यों? क्योंकि वही एक लक्ष्य था, राजनीतिक आज़ादी को हमें आर्थिक आज़ादी में बदलना, और वो संभव तभी है जब समाजवाद की आंदोलन जो है ये आगे बढ़ सकती। तो ये रही जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो उपलब्धियों में से। लेकिन एक सवाल हर बार अपने कॉमरेड और अपने साथी उठाते रहते हैं, ये सब करते हुए भी, इसके बावजूद भी, इतने बड़े मतलब योगदान के बावजूद भी एक बात का समाधान वो चाहते हैं कि 1920 में गठन हुआ पार्टी का, लेकिन 1920 के बाद गठन हुए कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जहां पर समाजवाद कई दशकों से आ चुकी है। जैसे चीन की पार्टी की पैदाइश होती है 1921 में, वियतनाम की पार्टी की पैदाइश होती है बड़े बड़े साम्राज्यवादों के खिलाफ, साम्राज्यवाद सेनाओं के खिलाफ, पहले फ्रेंच के खिलाफ, फ्रांस के, बाद में अमेरिका के खिलाफ, इन सब के खिलाफ लड़कर वो जो है एक समाजवादी वियतनाम बना। कोरिया के अंदर कोरिया का बंटवारा किया अमेरिकन साम्राज्यवाद ने, बंटवारा करवाया कि ये समाजवाद की ओर ना जाए, उसके बावजूद उत्तरी कोरिया में समाजवाद की स्थापना हुई। वहां पर ये सब स्थापना हुई है समाजवाद की, लेकिन हम पीछे क्यों रह गए आज तक? इसके अंदर कमजोरी कोई बहादुरी ना रहने की नहीं है, कमजोरी कोई त्याग देने की कमी थी वो नहीं है, क्योंकि इतने सारे शहीद, इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतने सारे हमारे चाहे वीर रहे, तो ये सब के बावजूद ये हुआ क्यों? ये हुआ इस वजह से क्योंकि मार्क्सवाद को असली ढंग से हमें समझने की जरूरत है इसमें। और वो क्या है कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिस वैज्ञानिक सिद्धांत का मूल आधार है, जैसे लेनिन ने कहा था, ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण। जब बदलती हुई परिस्थितियों की सही ढंग से पहचानते नहीं, या पहचानने के बाद भी उसकी विश्लेषण सही ढंग से नहीं होती, तो गलत रास्ते पे पहुंचना पड़ता है। अफसोस की बात, ऐसे कई सारे सवाल और मोड़ पैदा हुए भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन में। आखिरकार आजादी के समय कौन है देश के नए शासक वर्ग? इसके अंदर तीन अलग अलग विचार आए, जिसके चलते हुए एक तरफ से सीपीआई, बाद में सीपीएम और नक्सलाइट और सीपीआईएमएल बने, और इसके चलते हुए ये बंटवारों के चलते हुए भी जो असर हुआ। खैर, ये इतिहास एक अलग सी क्लास होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन ये सब करते हुए मुख्य बात क्या है कि ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण के आधार पर मार्क्सवाद का असली जो जड़ है उसे हमें पहचानना और उससे हमें इंटरनलाइज यानी अंतर्गत करना अपने कामकाज में, ये एक बहुत बड़ा अनुभव है जो हमारी ये शताब्दी की इतिहास में से जो सीखना है हम सबको, अपनी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को, आप लोगों को, सबको। और वो ये है कि लेनिन कहते हैं कि ये क्यों करोड़ों की तादाद में लोग आकर्षित होते हैं इस मार्क्सवाद की विचारधारा, सिद्धांत और व्यू से। क्या है इसके अंदर वो बात जो एक दूसरे के जानते नहीं, जो मुल्क बटे हुए हैं हजारों किलोमीटर दूर दूर, वहां पर भी लाल झंडा और लाल सलाम के नारे लगते, व्यवहारिक तरीके से लगते हैं। क्यों? क्योंकि शोषण के खिलाफ जो मुक्ति चाहता है, उन सिद्धांतों में से मार्क्सवाद ही एकमात्र सिद्धांत है जिसके अंदर दो गुण हैं। एक तरह से वो वैज्ञानिक है, दूसरी तरह से वो क्रांतिकारी है। ये दोनों गुण इसलिए नहीं मिले क्योंकि मार्क्स और एंगल्स जो जन्म दिए इस सिद्धांत का, वो ये दुनिया के दृष्टिकोण का जो जन्म दिया है मार्क्सवाद की,
वो अपनी निजी जिंदगी में ये दोनों पहलू मिलाकर चलते थे, लेकिन ये मार्क्सवाद के सिद्धांत के अंदर एक स्वाभाविक चीज, और जब वैज्ञानिक आधार को भूलकर सिर्फ क्रांतिकारी नारे देते रहे या क्रांति के उद्देश्य को भूलकर सिर्फ वैज्ञानिक विश्लेषण करते रहे आप, तब भूल होती है। अब इससे बचना है, ये एक सबक हमें सीखनी है, और खास तौर पे आज के दिन। और आज के दिन जो खास तौर पे जो सीखनी है इस तरीके की गलतियों से बचते हुए, वो यही है कि जो बात 1920 में कही गई कि वर्गीय एकता को मजबूत करना जरूरी है, ना सिर्फ समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए, लेकिन सांप्रदायिकता के साथ टकराव के लिए। और ये वर्गीय एकता को मजबूत करना आज हमारे लिए जरूरी है। आज की परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति, देश के बड़े बड़े पूंजीपति, सरमायादार और सांप्रदायिक ताकतों के बीच में एक गठबंधन मजबूती के साथ चले, जो गठबंधन का उद्देश्य यही है कि जो रुझान आजादी के समय आई थी, जो व्यू कि धर्म के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण, उसके लिए बड़े जोरों से आज के दिन ये प्रक्रिया चल रही है। संविधान को ध्वस्त करना है, संविधान के हर पहलू को ध्वस्त करना है, आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मसमर्पण करते हुए पूंजीपतियों को अपने मुनाफे बनाने के लिए रास्ते नए नए और कठोर किस्म के खोलना, मजदूर वर्ग के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, खेत मजदूरों के खिलाफ, शोषित लोगों के जो जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, उन सभी लोगों के जो जनवादी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको खत्म करने की पूरी योजना, और कानूनों को रद्द करना, और देश की लूट जिस तरीके से आज हो रही है, और साथ ही साथ एक नए भारत का निर्माण, जहां पर यह कहा जाता है कि 5 अगस्त को, 15 अगस्त को नहीं, 15 अगस्त को उनका कहना है कि स्वतंत्रता मिली हमें। 5 अगस्त को जब धारा 370 को रद्द किया था पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और 5 अगस्त को इस साल जब अयोध्या के अंदर मंदिर बनाने की योजना सरकार खुद ले ली, प्रधानमंत्री खुद उसकी सूत्रधार के रूप में वो जो है पेश आए, तो ये है देश की असली आजादी का दिन। स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त, आजादी का दिन 5 अगस्त। और ये आजादी का मतलब एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदुत्व राष्ट्र, एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र, जो सीपीआईएम का प्रोग्राम जिसको विवरण करती है कि ये आरएसएस बीजेपी का नक्शा क्या है, कि एक कट्टरपंथी फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज को उखाड़ फेंक कर उसकी स्थापना करे। और इस फांसीवादी रुझान के साथ ये आज जो आगे जा रहे हैं, और इसके लिए जो भी करना है, शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़, अपने इतिहास की पुनर्रचना, और अपने सांस्कृतिक संस्थाओं को पकड़कर एक ही किस्म की संस्कृति है, जो मिली जुली संस्कृति की बात हम जो कहते हैं गंगा जमुना की, वो मिली जुली संस्कृति की बात कुछ नहीं, सिर्फ एकमात्र एक सूत्र हमारा देश का चरित्र रहा है, और वो है देश का इतिहास का मतलब, चरित्र का मतलब, वो है हमारे पौराणिक कथाएं, महाभारत, रामायण। देश के अंदर कोई भी वैज्ञानिक जो भी विकास हुआ है, वो सब हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा गया है। और उसी के चलते हुए मनुस्मृति के आधार पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पर महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर इस शोषण को एक घोर तरीके से जो बढ़ाया जा रहा है, जैसे हाथरस में हम देख चुके हैं, वो एक ही उदाहरण है। इसी तरीके से रोज न रोज कहीं ना कहीं आज चल रही है इस हुकूमत के चलते हुए। तो आज ये है हमारी इतिहास से क्या सबक सीखनी, जिस तरीके से उस समय भी इस सांप्रदायिक जहर से टकराव के लिए वर्गीय एकता को मजबूत करना है। आज के दिन भी कम्युनिस्ट के सामने जो चैलेंज है वो क्या, सांप्रदायिकता को दरकिरार करना और सत्ता से अलग करना जरूरी इसलिए ही नहीं है कि हमारे संविधान को बचाना है, वो बिल्कुल है और वो एक बहुत अहम सवाल है। दूसरी बात इसलिए ही नहीं कि आज हमारे देश के अंदर
माइनॉरिटीज की संरक्षण करनी है, उनको बराबर की अधिकार जो गारंटी देता है संविधान उसकी रक्षा करनी है, वो भी बहुत अहम बात है, उसको भी करना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्टों के लिए तीसरी बात क्या कि जिस वर्गीय एकता जो है जो आज इस समाधान इस सांप्रदायिक जहर का, उस वर्गीय एकता जिसको हम मजबूत करना चाहते हैं अपनी समाजवाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और इस सांप्रदायिकता से निपटने के लिए, वही वर्गीय एकता, शोषित वर्गों की एकता, उसी एकता को तोड़ती है सांप्रदायिकता, इस सांप्रदायिक जहर और नफरत फैलाती है। ये एकता को हम मजबूत करना चाहते हैं, वो तोड़ना चाहते हैं। देश को हम राजनीतिक आजादी से उसको बचाते हुए आर्थिक आजादी की, हर इंसान की उस ओर ले जाना चाहते हैं। वो देश को वापस पीछे ले जाना चाहते हैं, सामंती युग में मनोवाद के आधार पर एक कट्टरपंथी फांसीवादी व्यवस्था को निर्माण करते हुए हिंदुत्व के राष्ट्र की तरफ, यानी वो अपने देश को ले जाना चाहते हैं भूत के अंधेरे में, हम कम्युनिस्ट ले जाना चाहते हैं भविष्य के उजाले में। और इसलिए ये प्रेरणा होनी चाहिए हमें इस शताब्दी को मनाने का मतलब ये है हमारा प्रेरणा। जो नारा भगत सिंह लगाते हुए समझाए थे एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को, जब रोज जाते थे कोर्ट में, जो कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, वो पूछता मतलब क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से उसका मतलब समझाया। ये नारा इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा सबसे पहले जिसकी रचना की थी वो वही मौलाना हसरत मोहानी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर पहली बार 1921 में अपनी पूर्ण स्वराज की बात AICC के सामने रखते हैं। उस मौलाना की ये जो नारा, जो इंकलाब जिंदाबाद की, जो मशहूर किए और देश के हर नौजवान की जबान पर आज होती है भगत सिंह ने, वो नारा जो अपना नारा है, लाल झंडे का नारा है, इस नारे के आधार पर भविष्य के उजाले में ले जाना है देश को, भूत के अंधेरे में नहीं। और इन ताकतों के खिलाफ जुट के हमें जो है लड़ना है और इस देश की राजनीतिक आज़ादी को बचाते हुए हर व्यक्ति के आर्थिक आज़ादी की ओर, यानी समाजवाद की ओर हमें पहुंचना है। ये है हमारा पुनर्संकल्प आज जब हम इस शताब्दी को मनाते हैं। तो आइए कॉमरेड्स, आइए साथियों, देश के भविष्य के लिए, भविष्य के उजाले के लिए, और ऐसा भविष्य जहाँ पर हम हमारी क्षमता को हासिल कर पाए, अपने बच्चे अपनी क्षमता को हासिल कर पाए, ऐसे देश के अंदर हम चले, इन संघर्षों को तेज करते हुए और आज अपने देश को बचाते हुए, ताकि एक बेहतर भारत का निर्माण करें। तो आइए हम सब मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करें। आप और मजबूती के साथ आएंगे दिल्ली में, इसकी उम्मीद करते हुए आप सबको मेरा लाल सलाम और नमस्कार। धन्यवाद कॉमरेड। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, खास करके कंपनी राज जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुई थी और उसने उसी का सहारा लिया था, सांप्रदायिकता का सहारा लिया था, और जिस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, आज वही नीति कंपनी राज 2 में अंबानी अडानी के नाम पर जिस तरह से चल रहा है और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में तब भी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के द्वारा वर्गीय संघर्ष से वर्गीय एकता कायम करते हुए आजादी की जो लड़ाई चली थी, जो राजनीतिक जीत तो हासिल हुई, आर्थिक जीत अभी, आर्थिक बराबरी की जीत अभी बाकी है। और ऐसे में जो मनुवादी ताकतें, देश को तोड़ने की ताकतें आज भी सक्रिय हैं, उनको कमजोर करने का एक ही तरीका हो सकता है इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ, जो भगत सिंह ने दिया था, और उसी इनकलाबी संघर्ष के साथ वर्गीय एकता को कायम करते हुए हम सब इस प्रेरणा के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के गठन को आगे और इसी तरह से हम संघर्ष का साल बनाए। और इसी कड़ी में कल इसी वक्त 4 बजे हम एक बार फिर मिलेंगे। हमारे साथ होंगे कॉमरेड प्रकाश करात, जो आजादी के बाद का जो संघर्ष रहा है कम्युनिस्ट पार्टी मूवमेंट का, उस पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉमरेड सीताराम
येचुरी, आपने हमें समय दिया और हमारे साथ जुड़े। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।